बच्चों नमस्कार। बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे क्लास में। तो फिर बच्चों आज आपको जो टॉपिक चल रहा था वो भारतीय इतिहास के स्रोत का टॉपिक चल रहा था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आपको हमने जो है भारतीय इतिहास के स्रोतों में हमने जहां पर टॉपिक छोड़ा था वो हमने टॉपिक छोड़ा था वेद से टॉपिक छोड़ा था और आपको बताया था वेदों की संख्या जो है वो वेदों की संख्या 4 है और वेद का अर्थ जो होता है वो जानना या ज्ञान प्राप्त करना। वेदों की संख्या 4 है जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। ये उसका वेद का शाब्दिक अर्थ है और वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेदों का नाम है। इसके अलावा आ जाता है कि वेद हैं तो उपनिषद भी, वेद हैं तो उपवेद भी हैं, वेद हैं तो उपवेद भी हैं। उपवेदों में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, सामवेद का उपवेद कौन सा है, अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है। तो आपका आंसर 4 उपवेद हैं। पहला है धनुर्वेद और दूसरा है आपका आ जाएगा दूसरा शिल्पवेद और तीसरा गंधर्व वेद और चौथा आ जाएगा आपका आ जाएगा वो आयुर्वेद आ जाएगा। तो चारों वेद हैं। अब क्वेश्चन आ जाता ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है तो धनुर्वेद आ जाएगा, यजुर्वेद का वेद कौन सा है तो शिल्पवेद आ जाएगा और आपका आ जाएगा जो है सामवेद का वेद कौन सा है गंधर्व वेद आ जाएगा और आपका आ जाएगा कि अथर्ववेद का वेद कौन सा है तो आयुर्वेद आ जाएगा। धनुर्वेद, शिल्पवेद, गंधर्व वेद और आयुर्वेद, ये चारों उपवेद हैं। और वेद हैं वेदों की संख्या 4 है, उपवेद हैं तो वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में और क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय तथा कौशितकी, ऐतरेय तथा कौशितकी जो हैं आपके ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय तथा कौशितकी। और क्वेश्चन आ जाएगा यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है तो शतपथ ब्राह्मण आ जाएगा और आपका आ जाएगा जो है तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। और सामवेद के जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं तो सामवेद के आपका आ जाएगा पंचविश और षड्विश। और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको कहते हैं गोपथ ब्राह्मण। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा वेद है जिसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है तो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा अथर्ववेद और उसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका आ जाएगा गोपथ ब्राह्मण। तो बच्चों आपको नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ बताए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा वेद का क्या अर्थ है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और आपका जाएगा सामवेद और अथर्ववेद। इसके उपवेद कौन से हैं तो आपका धनुर्वेद और आपका शिल्पवेद, गंधर्ववेद और आपका आ जाएगा जो है गंधर्ववेद और आयुर्वेद। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं तो ऐतरेय और कौशितकी, ऐतरेय कौशितकी जो है वो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके अलावा पूछ लिया जाएगा यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएगा तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ आपका आ जाएगा शिल्पवेद है। और आपका आ जाएगा सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है तो आपका सामवेद का जो है आपका ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश और षड्विश। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएगा शतपथ ब्राह्मण और आपका आ जाएगा तैत्तिरीय ब्राह्मण और आपका जो है अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएगा गोपथ ब्राह्मण। अब यह भी आ जाता है ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहा जाता है तो ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहा जाता है, ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहा जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों को क्या कहा जाता है, यजुर्वेद के मंत्रों को यजस्सु कहा जाता है, यजुर्वेद के मंत्रों को यजस्सु कहा जाता है, यजुर्वेद के मंत्रों को यजस्सु कहा जाता है। जो इनके मंत्रों को जो किस नाम से जाना जाता है ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। उद्गाती अगर पूछा जाए तो उद्गाती तो है आपका सामवेद के मंत्रों को भी कहा जाता है उद्गाती। और
कौन सा वेद है जिसे ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है? तो अथर्ववेद है, उसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद है, उसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा वेद है जिसे जो है पति पत्नी का जोड़ा कहा जाता है? ये कौन सा वेद है जिसे पति पत्नी का जोड़ा कहा जाता है? तो ऋग्वेद और सामवेद। ऋग्वेद और सामवेद जो है, ऋग्वेद और सामवेद को पति पत्नी का जोड़ा भी कहा जाता है। ऋग्वेद और सामवेद को पति पत्नी का जोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऋग्वेद की परंपरा को बताया है, ऋग्वेद की परंपरा को समझाया है, वेदों की परंपरा को समझाया है। अभी हम साहित्यिक स्रोतों में चल रहे हैं और उसी के साथ साथ आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो है वेद बता दिया गया। अब क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन चल रहे हैं, इस पार्ट्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सबसे बड़ा वेद कौन सा है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऋग्वेद आ जाएगा। जादू टोना अंधविश्वास पर आधारित वेद कौन सा है? तो आंसर क्या आ जाएगा? तो आपका जाएगा अथर्ववेद आ जाएगा। कौन सा वेद गद्य और पद्य में लिखा गया है? कौन सा क्वेश्चन आंसर होगा? तो आपका आ जाएगा गद्य और पद्य में लिखा गया वेद यजुर्वेद है। कौन से वेद में जो है कहा जाता है, कौन सा वेद है जिसमें सबसे अधिक जो है, कौन सा वेद है जिसमें सबसे अधिक मंत्र हैं, श्लोक हैं? ऋग्वेद है, ये सबसे बड़ा वेद है। और क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो है कौन सा वेद है जिसके ऐत्रेय और कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिक किया जाएगा। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिक किया जाएगा। इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? तो होत्र कहा जाता है। सामवेद के ज्ञाता को उद्गात्री कहा जाता है और आपका यजुर्वेद के ज्ञाता को अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद के ज्ञाता को अध्वर्यु कहा जाता है। तो वेदों की जो है संक्षिप्त जानकारी के विषय में आपको बताया गया है, वेदों की व्यवस्था के विषय में बताया गया है। अब क्वेश्चन आ जाए वेदांत किन्हें कहा जाता है? तो वेदांत जो है उपनिषदों को कहा जाता है। वेदांत उपनिषदों को कहा जाता है। इसके अलावा पूछ लिया जाएगा जो है आपका आरण्यकों की संख्या कितनी है? तो आरण्यकों की संख्या 7 आ जाती है। इसके अलावा आ जाए वेदांगों की संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन आ जाएगा 6। वेदांगों की संख्या 6 आ जाएगा। और क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा वेद है जिससे गायत्री मंत्र लिया गया है? कौन सा वेद है जिससे गायत्री मंत्र लिया गया है? तो आपका आंसर आ जाएगा ऋग्वेद से जो है गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। क्वेश्चन आ जाएगा कि आपका आ जाएगा कि कौन सा वेद है जिसमें जो है अस्तोमा सदगमय लिया गया है? कौन सा वेद है किससे जिससे अस्तोमा सदगमय लिया गया है? तो आपका आंसर आ जाएगा ऋग्वेद से अस्तोमा सदगमय लिया गया है। और क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा वेद है जिसमें चातुर्य वर्ण की अवधारणा सम्मिलित है? कौन सा वेद है जिसमें चातुर्य वर्ण की अवधारणा सम्मिलित है, अर्थात चौथे वर्ण का उल्लेख है? तो आपका आंसर आ जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में चातुर्य वर्ण की अवधारणा ली गई है। चातुर्वर्ण का मतलब है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त से, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त से जो है शूद्र शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त से शूद्र शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस कारण चातुर्य वर्ण की अवधारणा जो ली गई है वो ऋग्वेद से ली गई है। क्वेश्चन आ जाएगा आपका ऋग्वेद का 9वां मंडल कौन से देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल कौन से देवता को समर्पित है? तो आपको आ जाएगा ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित किया गया है। क्वेश्चन ये आ जाएगा सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा है? तो आपका आंसर आ जाएगा ऋग्वेद सबसे लोकप्रिय वेद है। और क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि कौन सा उपनिषद है, कौन सा उपनिषद है जो सबसे बड़ा है? कौन सा उपनिषद सबसे बड़ा है? तो वो भी आपका बृहदारण्यक उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। और तो आपको वेदों से संक्षिप्त जानकारी हमने आपको दे दी गई है। अब आपको जो है इसके नेक्स्ट पार्ट्स पर चलते हैं।
तो नेक्स्ट पार्ट है, हमने आपको स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने पुरातात्विक स्रोत बताए थे, दूसरा आपका साहित्यिक स्रोत बताए थे। साहित्यिक स्रोतों में आपके ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथों को बताया। ब्राह्मण ग्रंथों में आपका वेद है, उपनिषद है, आरण्यक है, आपके महाकाव्य हैं, इनके विषय में बताया। और ब्राह्मणेतर ग्रंथ में आगम और त्रिपिटक बताया है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अब धर्मेतर साहित्य बताया तो अर्थशास्त्र के विषय में बता दिया गया था, अर्थशास्त्र, राष्ट्ररंगिणी, ये सारे जो है धर्मेतर ग्रंथ हैं। और इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसी के साथ में तीसरा पार्ट आ जाता है, वो आपका विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण ये नेक्स्ट टॉपिक, और इसको हमने कई पार्ट्स में विभाजित कर दिया गया है। भारत कुछ लोगों ने अनुभवों के आधार पर लिखा है और कुछ लोग भारत आकर प्रत्यक्ष स्थिति को देखा, तत्कालीन राजा महाराजा की स्थिति को देखा, उस आधार पर ग्रंथों को लिखा है। तो हमने इसको कई भागों में विभाजित किया गया है। तो आप सबसे पहले यूनानी और रोमन लेखकों के विषय में बताया है, इसके बाद जो है आपको चीनी लेखकों के विषय में बताया जाएगा, इसके बाद आपको जो है आपका जो है यूनानी लेखक तो इसमें बताए गए हैं, इसके बाद आपका अरबी लेखकों के विषय में बताया जाएगा, और फिर भिन्न भिन्न जहां से जो है लेखक आए हैं उन जगह के लेखकों के विषय में बताया जाएगा, यात्रियों के विषय में बताया जाएगा। तो अब इस टॉपिक पर जो है वो रोमन यूनानी लेखकों में अगर आ जाता है तो यूनान के प्राचीनतम लेखकों में टेसियस का नाम आ जाता है, हेरोडोटस का नाम आ जाता है, ये ग्रीक लेखक माने जाते हैं। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम जो है वो हिस्टोरिका है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है, और उसमें उन्होंने भारत और फारस के बीच संबंधों को दर्शाया है। अब आप सोच रहे हैं भारत और फारस के बीच संबंधों को, फारस का मतलब फारस ईरान का प्राचीन नाम है, भारत और ईरान अर्थात भारत और फारस के संबंधों को दर्शाया है। और फिर आपका आ जाता है हेरोडोटस के जो है, नेक्स्ट चलते हैं तो आपका क्रमबद्ध चलता है। तो हेरोडोटस ने यहाँ के विषय में, यहाँ की तत्कालीन व्यवस्था के विषय में लिखा। और इसके बाद जो है सिकंदर के साथ कहा जाता है, सिकंदर के साथ भी लोग जो है कई लोग आए, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में अरिस्टोबुलस का नाम आ जाता है, और आपका आ जाता है निरियाकस, अनेसिक्रिटस के नाम आ जाते हैं। ये सिकंदर के साथ आए, और सिकंदर के साथ आकर इन्होंने तत्कालीन भारत के विषय में लिखा। और सिकंदर के बाद के लेखकों में आपका जाता है जो है मेगस्थनीज आते हैं, डाइमेकस आते हैं, डायनोसियस आते हैं, मेगस्थनीज आते हैं, डाइमेकस आते हैं, डायनोसियस आते हैं। डायनोसियस इनके विषय में भी हमने आपको बताएंगे और इनकी जानकारी देंगे, इन्होंने क्या क्या लिखा, कौन कौन से ग्रंथ लिखे, अब इनका विशद वर्णन। और टालेमी के विषय में जाता है, टालेमी एक भूगोल वेत्ता था, यूनानी भूगोल वेत्ता था। इसके विषय में एक क्वेश्चन और आ जाता है कि भारत का मानचित्र सबसे पहले, जो वर्तमान मानचित्र है वो तो जॉर्ज एवरेस्ट ने बनाया था, लेकिन भारत के मानचित्र को सबसे पहले विश्व के मानचित्र में रेखांकित किया था। तो उसका नाम भी टालेमी आ जाता है। टालेमी ने ही विश्व के मानचित्र में सबसे पहले जो है भारत के मानचित्र को रेखांकित किया था। तो सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में आपका जाता है निरियाकस आ जाता है, अनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस का विवरण मिलता है। तो आपको सबसे पहले इसके सिकंदर के पश्चात लेखकों के विषय में बताते हैं। तो उसमें आपका आ जाएगा, जैसे मेगस्थनीज आ जाता है, तो मेगस्थनीज के विषय में बताएंगे। मेगस्थनीज यूनानी लेखक था। और इसके अलावा डाइमेकस आ जाता है, तो डाइमेकस कहाँ का यात्री था, डाइमेकस सीरिया का यात्री था। इसके बाद पूछा जाता डायनोसियस कहाँ से आया था, तो डायनोसियस जो है वो मिस्र से आया था, मिस्र से डायनोसियस आया था। तो ये तो जो है आपको हमने इनके केवल नामों से परिचित कराया है। अभी हम
जो है टॉपिक आएगा वैसे ही सीधा टॉपिक मेगास्थनीज आएगा। मेगास्थनीज के विषय में बताएंगे, डिटेल जानकारी देंगे। तो आपका इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और अब आपका आ जाता है प्लिनी, एक इतिहासकार आ जाता है और प्लिनी एक यूनानी लेखक था जिसने जो है लैटिन भाषा में नेचुरल हिस्टोरिका या नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ लिखा। नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ लिखा जिसको प्राकृतिक इतिहास भी कहा जा सकता है, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखित इंडिका पर आधारित है। और जो है उसने ये माना था कि भारत से जाने वाले जो सोना होता है उस पर उन्होंने बहुत कष्ट महसूस किया था, बहुत दुख महसूस किया था उसने। और इसके बाद स्ट्रैबो एक यूनानी लेखक था और उसने जो है मौर्य काल में नावों के विषय में लिखा है। और उसने कहा कि मौर्य काल में नावों के निर्माण पर राज्य का एक अधिकार माना जाता था। मौर्य काल में नावों के निर्माण को राज्य का एक अधिकार माना जाता था। तो हमने जो है आपको रोमन यूनानी लेखकों के विषय में बताया है। आज का जो टॉपिक चला है वो रोमन यूनानी लेखकों के विषय में बताया है। तो सबसे पहले हमने आपको जो है रोमन यूनानी लेखकों के विषय में बताया था हेरोडोट्स कौन था। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो क्या आंसर लिखेंगे बच्चों, क्या आंसर देंगे? एक ग्रीक लेखक, एक यूनानी लेखक। क्वेश्चन आ जाता है कि हेरोडोट्स जो है हेरोडोट्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी हेरोडोटस को जाना जाता है। हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक की रचना की? तो हेरोडोटस ने जो पुस्तक की रचना की है वो आपका हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की। हिस्टोरिका में उसने क्या बताया? भारत और फारस के संबंधों को दर्शाया। और नेक्स्ट आ जाता है टेसियस भी यूनानी लेखक माना जाता है, यूनानी लेखक था। और इसके बाद जो है आपका लेखकों में जो है सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे यानी सोक्रेटिस और आपका अरिस्टोबुलस। और नेक्स्ट आ जाता आपका जो है आपके जो है साथ में निरियाकस। ये सिकंदर के साथ आने वाले लोग थे। और सिकंदर के पश्चात जो भारत आए वो मेगास्थनीज आया था। इसके अलावा डाइमेकस आया था, डायनोसियस आया था। और फिर जो है टालेमी एक यूनानी लेखक था। टालेमी ने जो है आपके विषय में, भारत के विषय में जो है लिखा, यूनानी लेखक था। उसने विश्व के मानचित्र में भारत को दर्शाया। और इसके बाद जो है स्ट्रैबो एक यूनानी लेखक था। स्ट्रैबो ने भी जो है राज्य के जो नावों के निर्माण में राज्य का एक अधिकार माना है। तो आपको यहां तक की जो है रोमन यूनानी लेखकों के विषय में बताया। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट बताएंगे बच्चों। तो हमने रोमन यूनानी लेखकों के विषय में बताया। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और वो हैं आपके जो है मेगास्थनीज पूछे जाते हैं, डाइमेकस पूछे जाते हैं और डायनोसियस पूछे जाते हैं। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन तीनों के विषय में। क्वेश्चन आ जाता है मेगास्थनीज कौन था? तो आंसर होगा एक यूनानी राजदूत। मेगास्थनीज कौन था? एक यूनानी राजदूत। मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा गया था, या मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था, या किस राजा के शासनकाल में आया था? तो आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन आ जाएगा मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था? तो आपका आंसर आ जाएगा सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि मेगास्थनीज के भारत यात्रा वृत्तांत जो लिखा वो कौन सी पुस्तक में लिखा? तो आंसर आ जाएगा आपका इंडिका में मेगास्थनीज ने भारत यात्रा वृत्तांत लिखा। इंडिका में मेगास्थनीज ने भारत यात्रा वृत्तांत लिखा। और क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिका में मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारत की कितनी जातियों के विषय में लिखा है? तो तत्कालीन भारत की 7 जातियों के विषय में मेगास्थनीज ने लिखा है। तत्कालीन भारत की
7 जातियों के विषय में मेगास्थनीज ने लिखा है। और फिर आपका आ जाएगा मेगास्थनीज के बाद जो है फिर आपका डाइमेकस का नाम आ जाता है। डाइमेकस का आ जाता कौन था? तो डाइमेकस एक सीरिया का राजदूत था। डाइमेकस एक सीरिया का राजदूत था। और डाइमेकस किसके दरबार में भारत आया था? तो आंसर आ जाएगा आपका बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। और डाइमेकस को किसने भेजा था? डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में किसने भेजा था? तो आपका आंसर आ जाएगा डाइमेकस को जो है आपका डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में सीरिया से जो है सीरिया के शासक थे एंटियोकस एंटियोकस या एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में जो है डाइमेकस को भेजा था। डाइमेकस जब भारत आया तो डाइमेकस से जो है बिंदुसार ने, इसके विषय में एक जो है कथा संक्षिप्त थोड़ा सा छोटा सा प्रसंग वर्णित है कि कहा जाता है कि बिंदुसार ने उससे डाइमेकस से कहा, डाइमेकस से कुछ चीजें मांगी थी, जिसमें मांगा था सूखी अंजीर, मीठी मदिरा और कुछ जो है दार्शनिक मांगे थे। सूखी अंजीर, मीठी मदिरा और कुछ दार्शनिक मांगे थे। तो उनके विषय में कहा जाता है जब उन्होंने जो है डाइमेकस ने उनसे जवाब दिया तो कहा हम सूखी अंजीर तो कर भेज दें ला देंगे और आपका जो है मीठी मदिरा ला देंगे, लेकिन दार्शनिक नहीं ला पाएंगे। तो उसने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि सीरिया के कानून में दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं किया जाता है। सीरिया के कानून में दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं किया जाता है। तो फिर आ जाता है डायनोसियस मिस्र के शासक फिलाडेल्फस ने जो है डायनोसियस को जो बिंदुसार के दरबार भेजा और अशोक के भी दरबार में भेजा था। अशोक के दरबार भेजा था और बिंदुसार के दरबार में भी भेजा था। डायनोसियस को जो मिस्र के शासक फिलाडेल्फस के द्वारा भेजा गया राजदूत था। तो हमने बच्चों आपको बता दिया है, मेगास्थनीज के विषय में बता दिया गया है, डाइमेकस के विषय में बताया है और आपको जो है डायनोसियस के विषय में बताया है। भरपूर समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। और जब भरपूर समझ नेक्स्ट इसके बाद हम टॉपिक चलेंगे, जब भी बताएंगे आपको तो उसको हम चीनी लेखकों के विषय में बताएंगे। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।